हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं और भूगोल की जो किताब है पृथ्वी और हमारी दुनिया, इसके अंतर्गत हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 की ओर, जिसका नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग कुछ आपदाओं की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें भूकंप और सुनामी प्रमुख हैं। अब आज बारी आती है एक ऐसी आपदा के बारे में जो कि अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में और बरसात के इलाकों, बरसात के समय में अक्सर न्यूज़ में सुनाई देती है। उसका नाम है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, इसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड भी कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में भूस्खलन के बारे में कि भूस्खलन आखिर है क्या और क्या कारक है या कौन सी चीज़ें भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि सेशन की शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर के सभी यूपी बोर्ड के वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी सभी वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन का सबसे मैं थ्योरी समझाऊं उससे पहले मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगा। इससे पहले कि आप थ्योरी को पढ़े समझे, उससे पहले आप चित्र देख लें। शायद आपके जीवन में कभी आपने ऐसी घटना देखी होगी, सुनी होगी, या कभी न्यूज़ में तो आती रहती होगी। तो देखिए इस तरह का कुछ, ये रोड बना हुआ, सरकार ने बहुत अच्छा रोड बनाया, लेकिन इस रोड को ब्लॉक कर दिया इन पत्थरों ने। आखिर ये पत्थर आए कहाँ से होंगे? आप खुद या कोई भी बता सकता है सर ऊपर से आए होंगे, पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है, तो ऊपर से पत्थर नीचे गिरे क्यों, क्या हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर धरती खिसक गई होगी। तो यही है कि चट्टानों में खिसकाव की वजह से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और चट्टान का कोई हिस्सा, किसी पर्वत का कोई हिस्सा टुकड़ों में टूट करके नीचे की ओर गिर जाए, ढलान की ओर गिर जाए, तो उसी को हम लोग लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं, यानी भूमि का गिर जाना। तो भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन पर जब फिसल करके नीचे आ जाए, ढलान वाले क्षेत्रों में आ जाए, तो उसी को भूस्खलन कहते हैं। लेकिन हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ये होता क्यों है, किस कारण से भूस्खलन होता है। कभी कभार क्या होता है कि पर्वतीय इलाकों में भूकंप वगैरह आ जाते हैं, तो भूकंप के कंपन की वजह से अचानक से जो चट्टान ऑलरेडी पहले से ही कमज़ोर थी, उसको एक और झटका मिलने की वजह से वो टूट के अलग हो जाती है। कई बार पर्वतीय इलाकों में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की ही बात करें, तो इन पर्वतीय इलाकों में कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश होती है और बारिश के होने की वजह से चट्टानों की दरारों में पानी भर जाता है और बस इसी पानी की वजह से धीरे धीरे जो चट्टानें जो जुड़ी होती है वो अलग होना शुरू हो जाती है और एकदम से चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके गिर जाता है। कभी कभार बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कभी कभार तो एकाएक स्खलन भी हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है। कई बार न्यूज़ में हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और कारण मानवीय कारण, ऐसा नहीं कि प्राकृतिक कारण ही जिम्मेदार है। भाई साहब, हम भी जिम्मेदार हैं। हमने इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए। ये जो पेड़ होते हैं ना दोस्तों, ये मिट्टी को, कटाव को रोकते हैं, मिट्टी को जोड़ के रखते हैं। और ये जो मिट्टी होती है यही इन पर्वतों की चट्टानों को जोड़ के रखती है। जब आपने पर्वत का ये वृक्ष काट दिए तो वो मिट्टी जो है वो बहना शुरू हो जाएगी पानी के साथ, और मिट्टी बहना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पत्थर भी निकलना शुरू हो जाएंगे और बड़े बड़े चट्टानें टूट सकती। तो वृक्ष को काटना बहुत गलत है, इससे ये हो सकता है। और साथ ही साथ इन पर्वतीय इलाकों में, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, पर्वतीय इलाकों में भी हम लोगों ने रोड वगैरह बना दिए, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हम लोग डीलिंग वगैरह करते हैं, छोटे मोटे डायनामाइट फोड़ते हैं। इससे भी कंपन होता है और इसकी वजह से भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है कभी बार। तो चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आके गिर जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मान लो कोई राहगीर यहाँ से गुजर रहा है, तो अगर ये इस तरह की घटना हो जाए तो कई सारे लोगों की जान भी जा सकती है। तो ये एक जानलेवा घटना है और ये कभी बोल के नहीं आती, कभी भी हो सकती है। तो हमने कारणों की चर्चा कितने आसान तरीके से कर ली। अब आइए इसकी थ्योरी को पढ़ते और समझते हैं कि भूस्खलन आखिर है क्या। चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे के ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढालों अथवा नदियों के किनारों पर आ जाते हैं। मतलब इतने भारी होते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं सकते ये, और चट्टानों के ढेर होते हैं, मलबे के ढेर होते हैं, तो कई बार ढलानी एरिया में गिर जाते हैं और नदियों के किनारे वाले हिस्सों तक आ जाते हैं। तो उसको हम लोग भूस्खलन कहते हैं। ये सब क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के काटे जाने से, बाढ़ का प्रकोप होने से, कई बार नदियों में बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और नदियों में बाढ़ आने की वजह से भी
चट्टानें खिसक जाती है और उससे भी भूस्खलन आ जाता है। अधिक वर्षा होने से भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती है, ज़्यादा मात्रा में भूस्खलन होता है। इसलिए कहा यह जाता है कि जिन क्षेत्रों में चट्टानों के खिसकने की संभावना ज़्यादा होती है उस जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए बरसात के मौसम में। लेकिन एक बहुत विशेष बात है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि भारत में ज़्यादातर लैंडस्लाइड की जो घटना होती है, जो भूस्खलन की घटना होती है, वो उत्तरी हिमालय वाले रीजन में होती है। हिमालय वाले क्षेत्र में ही भूस्खलन की घटना ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि साउथ इंडिया में या मध्य प्रदेश जैसे इन इलाकों में जहाँ पर विंध्याचल, सतपुड़ा और नीचे जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपको जनरली ये घटना देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये जो विंध्याचल पर्वत के नीचे वाला पूरा भारत है, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और यहाँ की चट्टानें काफ़ी हार्ड होती हैं, इनमें भूस्खलन कम ही देखा जाता है। जबकि हिमालय जो है वो सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, अंगारा लैंड से बना हुआ है। याद है आपको वेगनर का वो सिद्धांत जिसमें उसने अंगारा लैंड और गोंडवाना को अलग अलग किया था। तो वो कमज़ोर चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए जल्दी टूट जाती है। और दक्षिण भारत का जो इलाका है वो मजबूत चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर चट्टानें आसानी से टूटती नहीं है। जलप्रपात भी तो आपको दक्षिण भारत में मिलते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मिलेंगे। चट्टानों की प्रकृति कमज़ोर होना वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। अब चट्टानों की प्रकृति कैसी है ये डिपेंड करता है, कमज़ोर है तो टूट जाएगी। ढाल की प्रवणता, ढाल कितना ऊंचा है, अगर मान लो ढाल ऐसा है, बिल्कुल स्ट्रेट ढाल है, तो बिल्कुल चट्टानें गिरेगी। और स्ट्रेट ढाल भी हो सकता है, ऐसा ढाल भी हो सकता है, कई जगह ढाल बहुत नॉर्मल ढाल होता है, ऐसा ढाल भी हो सकता है। तो यहाँ पर चट्टानें कम ही गिरती हैं। तो जहाँ पर ढाल प्रवणता ज़्यादा होगी, ढाल ज़्यादा तीव्र होगा, तो ढाल की दिशा में निर्माण कार्य होने से भी, अगर ढाल की दिशा में यहीं पर ये ढाल ऑलरेडी हो, यहीं पर आप कुछ रोड वोड बना रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये भूस्खलन आ सकता है। तो भूस्खलन की प्रक्रिया इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो भूस्खलन प्राकृतिक जितना है, मानव ने भी उसमें कमी नहीं छोड़ी। भूस्खलन की प्रक्रिया में भूमि का एक भाग टूटकर निचले भागों की तरफ क्यों आ जाता है? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण खिसक जाता है। ग्रेविटी भी तो खींचती है, जिसके पास जितना मास ज़्यादा है ग्रेविटी उस पर ज़्यादा लगती है। तो ये तो ग्रेविटी तो बड़े जगहों पर, बड़ी भारी चीज़ों पर ज़्यादा लगेगी और तेज आएगा वो तो स्पीड से। तीव्र ढाल, कमज़ोर चट्टानों एवं अधिक वर्षा होने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के रूप में काफ़ी जनधन की हानि करता है। तीव्र ढाल होना, कमज़ोर चट्टान होना, अधिक वर्षा होना, ये हमने पढ़ चुके हैं अभी अब जस्ट हमने। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की एक भूस्खलन जो है प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है, जिससे काफ़ी हानि भी होती है। तो आप तुम ये समझिए कि ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव जनित आपदा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ इसमें मानव जनित भी होती है। लेकिन ज़्यादातर जो लैंडस्लाइड होते हैं वो प्राकृतिक आपदा से ही होते हैं, प्राकृतिक कारण से होते हैं। भूस्खलन के कारण की चर्चा कर लेते हैं। कारण को जानने से पहले हम लोग कुछ अहम चीज़ें समझ लेते हैं कि सामान्यतः भूकंप जो है वो, भूस्खलन जो है वो धीरे धीरे होता है सामान्य तरीके से। चट्टान टूट रही, हल्की हल्की गिरेगी, लग रहा है छोटे मोटे पत्थर आ रहे हैं, अचानक से बड़ा पहाड़ टूट के नहीं गिरता। इससे पहले पता चल जाता है कि टूटने वाला, गिरने वाला है, आराम से देखो उसको कितनी देर लगेगी उसको। लेकिन कभी कभार फिर भी आकस्मिक स्खलन भी बिना चेतावनी के भी हो सकते हैं। कई बार एकदम से टूट के भी गिर जाता है, कभी कभार ऐसा होता है, बड़े बड़े पत्थर एकदम से रोड पर से निकल जाते हैं। अतः भूस्खलन की आपदा घटने का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। ये कहना बहुत सरल नहीं है कि भूस्खलन कब होगा, कब लैंडस्लाइड हो जाएगा। भूस्खलन के लिए प्रमुखतया भूकंप, बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदायी होती हैं। भूस्खलन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है? भूकंप आ सकता है, बाढ़ हो सकता है और चक्रवात। ये तीन चीज़ें प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से भूस्खलन आता है। तो आप इन तीन घटनाओं को जरूर समझना, ये उत्तरदायी कारण है, हम कारण की चर्चा कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने के लिए हम लोग सड़क बनाते हैं ना, और अथवा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों को बनाने से भी भूकंप को जन्म देते हैं। हम लोग ढाल को काट के उसको खेती लायक बनाते हैं, कई बार सीढ़ीदार खेती करने के लिए, कई बार रोड बनाते हैं। कई बार ऐसे रोड देख रहे हैं जो पहाड़ों के बीच में से रोड निकल रहे हैं। ये रोड बनाए होंगे तो काटा तो गया होगा पहाड़ को, तो कहीं ना कहीं पहाड़ उससे वाइब्रेशन से कमज़ोर हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जब भूकंप के तीव्र झटके आते हैं तो ढालों की चट्टान एवं मिट्टी खिसकने लगती है और यह अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। बाढ़ के प्रकोप के कारण भी कगारों की मिट्टी कमजोर हो जाती है। जब बाढ़ आती है ना, अब हमारे देश में बाढ़ क्यों आती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है।
हमारा देश मानसूनी प्रदेश में आता है और मानसूनी प्रदेश में कम समय में, अल्प समय में अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण नदियों में पानी समाता नहीं और नदियों का पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यही नदियों का पानी जब पहाड़ों से निकलता है तो पहाड़ों को काटने की कोशिश करता है और पहाड़ों को हर साल कमज़ोर करता है और कई बार कमज़ोर पहाड़ एकदम से गिर जाते हैं नीचे और उसी को हम लोग बोलते हैं भूस्खलन। तो जिससे मिट्टी चट्टानों के साथ खतरनाक हो जाती है और ये मिट्टी जितने चट्टानों के साथ मिट्टी क्या हो गई, खिसकना शुरू हो गई और चट्टानों को बांध के रखती थी वो मिट्टी, और वही मिट्टी खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि हमने पेड़ काटे। बाढ़ के प्रकोप के कारण कमज़ोर हो जाती है मिट्टी और मिट्टी चट्टानों के साथ खिसकने लगती है और तीव्र चक्रवात और झंझावात का आना भी भूस्खलन को जन्म देता है। आप तो कारण ऐसा लिखो, कारण लिख सकते हैं आप बाढ़ के आने से, दूसरा भूकंप के आने से, तीसरा चक्रवात से भी हो सकता है भूस्खलन, चौथा वनों की कटाई से, पांचवा निर्माण कार्य से, छठा अधिक वर्षा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई भूस्खलन के कारण बताइए, तो भूस्खलन के कारण आपके सामने लिखे हुए 6 कारण, बाढ़ के आने से वजह से, भूकंप के आने से, चक्रवात के आने से, वनों की कटाई से, निर्माण कार्य से और अधिक वर्षा होने से भूस्खलन की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ तो हमने बहुत आसान तरीके से इसको समझ लिया। आप समझते हैं कि भूस्खलन अगर आता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, कैसे ये प्रभावित करता है। तो भूस्खलन के प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं। इससे मानव के घर उजड़ जाते हैं। कई बार ये नीचे अगर पहाड़ के नीचे मकान बने हुए हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, तो कई बार उससे घर के घर उजड़ जाते हैं क्योंकि वो घर के घर दब जाते हैं कई बार मलबे में। कई बार आपने पहाड़ों पे घर बनाए हुए हैं, कई बार पहाड़ों पे घर देखना, अगर आपको घर देखना तो आप जम्मू कश्मीर वगैरह चले जाओ, वैष्णो देवी वगैरह चले जाओ, आपको बहुत सारे घर पहाड़ों पे से दिखाई देंगे जो कभी भी गिर सकते, डर लगता है कि कभी गिर ना जाए। तो अगर लैंडस्लाइड हुई तो घर उसके साथ नीचे आ जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। तो घर उजड़ जाते हैं, हजारों लोगों की मौत हो सकती है, जन धन का विनाश हो सकता है। सड़क, पुल, बांध आदि टूट सकते हैं। बांध टूट गया तो अपने आप में बहुत बड़ी आपदा है, बांध टूटना तो अपने आप में बाढ़ आ जाती है। और फसलें नष्ट हो जाना, इससे फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। वनस्पति, जीव जंतु आदि का नष्ट होना और बाढ़ की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि पता चला कि वो भूस्खलन जो है वो नदी के रास्ते में आ गया तो नदी रास्ता बदल लेगी, बाढ़ आ जाएगी, और नदी का रास्ता बदल गया, बाढ़ आ गई तो हज़ारों लोगों की जान वहाँ भी जा सकती है। नदी के बहाव में बाधा आ जाती है जिसके कारण तो बाढ़ की संभावना बढ़ा देता है वो। अब बात करते हैं भूस्खलन आपदा प्रबंधन के लिए इसे अपनाया जाना चाहिए। कौन सी बातें, कौन सी गाइडलाइन है जो भूस्खलन को कम करने, उसके प्रभाव को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, उसको हम लोग ऐसे हाथ से रोक तो नहीं सकते, या कोई मशीन तो नहीं जो भूस्खलन को रोक ले, वो तो गिरना जो है गिरना ही है, लेकिन उसको कम कैसे कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है, वे पर्वतीय क्षेत्र जहां पर अक्सर भूस्खलन देखा गया हो, उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लेना, उनको पॉइंट आउट कर लेना कि यहाँ पर आता है, उसको सर्कल लगा लो। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ पर लगातार ऐसे लैंडस्लाइड की घटना होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो दिखा, ऐसे वाले एरिया में अभी नया काम करना बंद कर दो, कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, अगले स्खलन आने की संभावना कम हो जाएगी। भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। जहाँ पर लग रहा है कि भूस्खलन हो सकता है, उन एरियो में वृक्षों को लगाए ताकि वो वृक्ष मिट्टी को जकड़ ले और भूस्खलन होने से बच जाए। और ऐसे क्षेत्रों में पशुचारण और वृक्षों की कटाई जैसी मानवीय कार्यों को पूर्णतः प्रतिबंध करना चाहिए। न तो पशु की चराई के लिए उसको अलाउ करना चाहिए, न मानव को जो है वृक्षों को काटने के लिए वहाँ बोलना चाहिए। सब कुछ बैन कर दोगे तो अपने आप भूस्खलन बंद हो जाएगा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर पत्थर की अवरोधित दीवार खड़ी कर दी जाए। जहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना, वहाँ पर एक अवरोधित दीवार खड़ी कर दी जाए पत्थरों की, जिससे भूस्खलन वहीं रुक जाए और नीचे तक ना आए, और इससे भूस्खलन की संभावना को कम कर सकते हैं हम लोग, यही हो सकता है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास जैसे कार्य को तत्काल लागू करना चाहिए। सरकार की इमरजेंसी विंग होना चाहिए। आपातकालीन वहाँ पर एक अलग से ही सरकार का तैयारी होनी चाहिए कि अचानक से ऐसा हुआ तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो एनडीआरएफ जैसी टीमें जो है इंडिया में वो काफ़ी अच्छा काम करती है। आपने उत्तराखंड की त्रासदी का तो नाम सुना ही होगा, उसमें लैंडस्लाइड भी हुआ था, उसमें मलबा बह के आ रहा था, बाढ़ भी आई थी, कैसे हमारी एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को बचाया था, लेकिन
दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। तो ऐसी कई सारी त्रासदियाँ भारत में आई हैं। दोस्तों यूपी बोर्ड के वीडियो हमने जो रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों के लिए, वो आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर मिल जाएंगे यूट्यूब पर। अगर सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है या आप ढूंढ नहीं पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है magnetbrains.com। आपको वहाँ पर भी वीडियो सारे मिल जाएंगे, बस आपको यूपी बोर्ड और अपनी क्लास ढूंढ लेना है। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप 2-4 वीडियो देखने के बाद हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो या पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, बाय कर लो कोर्स को, हम नहीं कहेंगे। नहीं हम लोग किसी प्रकार की कोई कूपन कोड जैसी स्कीम चलाते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आश्वासन देता है वॉच 100% फ्री का। हम लोग हमेशा 100% फ्री देते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूपी और बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बहुत सारे कोर्सेज चलाता है। अन्य बहुत सारे कोर्सेज जैसे CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड जैसे कोर्स चलाते हैं। IIT, JEE और नीट जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। CUET की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और SSC, RRB, UPSC तथा जेब और केब जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।